नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम आयत को डिस्कस करने वाले हैं। रेक्टेंगल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रेक्टेंगल से या आयत से यूपी SSS की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं गत वर्षों में, उनमें किस किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके के प्रश्न यहाँ से आते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आयत या रेक्टेंगल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, आयत क्या होता है, परिधि क्या होती है आयत की, परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण, डायगोनल, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले की क्लास में हम वृत्त को डिस्कस कर चुके हैं। सर्किल से जुड़े हुए किस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे उनको हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज आयत के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आयत का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। आयत क्या होता है, ठीक है। इस तरह की आकृति जो होती है उसको कहते हैं हम आयत। अब आयत को हम परिभाषित किस तरीके से करेंगे, किन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी चतुर्भुज आयत है। जो आयत है वो भी एक चतुर्भुज का प्रकार है और आपका जो सिलेबस है उसमें विभिन्न चतुर्भुजों के नाम दिए गए हैं। जैसे आपका आयत हो गया, वर्ग हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। इतने सारे चतुर्भुज के प्रकार आपको पढ़ने हैं अपने इस परीक्षा के लिए और यहाँ से प्रश्न आपके लिए बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, इन सभी चीज़ों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपके ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ज्यामिति पर आधारित, और दूसरे टाइप के जो प्रश्न होते हैं आपके मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो क्षेत्रमिति या क्षेत्रफल पर आधारित होते हैं। स्पेशली आप यूपी लेखपाल के लिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ और यूपी लेखपाल की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्षेत्रमिति वाले प्रश्नों पर, क्योंकि आपके सिलेबस में यह पॉइंट विशेष रूप से दर्शाया गया है कि त्रिभुज हो गया, आपका वर्ग हो गया, आयत हो गया, ठीक है, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इनकी परिमिति और क्षेत्रफल के आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम उन्हीं प्रश्नों को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो ये आयत की आकृति है। हाँ, आयत भी क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। आयत क्या होता है, एक प्रकार का चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति। चतुर्भुज का मतलब क्या है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति। चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम कहते हैं चतुर्भुज। आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। अब आयत की पहचान क्या है, आयत की जो अपोजिट साइड होती हैं सर, ये अपोजिट साइड है, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं भी इनको कह सकते हैं। तो आयत की जो अपोजिट साइड होती हैं, ये वाली और ये वाली, ये कैसी होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो पहला पॉइंट आयत का आपको याद रखना है कि आयत की जो अपोजिट साइड होती हैं, अपोजिट साइड्स, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। ये भुजा इसके समान होगी, ये भुजा इसके समान होगी। दूसरा पॉइंट है, इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं सर, अपोजिट साइड जो होती हैं आयत की, वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। पैरेलल का मतलब है समांतर। दो चीज़ें यहाँ से पहले क्लियर हुई कि आयत क्या होता है। आयत की जो भुजाएं होती हैं, अपोजिट साइड जिसकी जो होती हैं, आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, इसके साथ साथ एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर का अर्थ क्या है, आप में से मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा बिल्कुल भी। तो आप समान में और समांतर में, ठीक है, फ़र्क समझेंगे। समान का मतलब होता है लंबाई में समान, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंथ ये दो भुजाएं जो हैं, साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। समांतर का अर्थ ये होता है कि जैसे ये जो आकृति है मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए, ठीक है। इस तरीके से ये आयत बनाया था मैंने, इस आयत की ये भुजा मैंने यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको। ये दोनों भुजाएं हैं, ये एक दूसरे की कैसी बताई हैं मैंने, पैरेलल बताई हैं, समांतर बताई हैं। तो समांतर का मतलब क्या होता है, इन भुजाओं को हम कितना भी आगे बढ़ाएं दोनों साइड्स में, ठीक है, ये एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं, एक दूसरे के पैरेलल ही चलती जाएंगी। तो ये भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो चाहे इन भुजाओं की बात करें चाहे इन भुजाओं की बात करें, दोनों भुजाएं जो हैं वो कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को कितना भी आगे हम बढ़ाएं या कितना भी आगे इसको हम ले जाएं, ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं, कभी भी ऐसे ही चलती जाएंगी, ठीक है। तो ये जो भुजाएं हैं, इसकी जो अपोजिट साइड हैं वे एक दूसरे के बराबर होती हैं लेंथ में और इसके साथ साथ समांतर होती है, पैरेलल होती है। दो पॉइंट पहले यहाँ से आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में
परिमिति आती है। परिमिति, परिधि भी कहते हैं इसको, ठीक है, परिमाप भी इसको कहा जाता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग शब्द अगर पूछ लिए जाएं आपसे। परिधि, परिमिति या परिमाप तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। इंग्लिश में इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसी भी आकृति का पेरीमीटर, परिधि, परिमिति या परिमाप क्या होता है, जितनी भी भुजाएं हैं, ठीक है, इन सभी भुजाओं की लंबाइयों को अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, जितनी भी इसकी भुजाएं हैं इन भुजाओं की लंबाइयों का योग कर दिया जाए तो वो इसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी, परिमिति या पेरीमीटर कहलाएगी, ठीक है। क्षेत्रफल, फॉर्मूले भी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको कम से कम इसकी जो चीज़ें हैं, किस चीज़ को क्या कहा जाता है, इस चीज़ से मैं आपको पहले परिचित करा देता हूँ। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे मैंने आपको आयत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आयत क्या है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है जिसकी अपोजिट साइड जो है इक्वल हैं और पैरेलल हैं, और इसके साथ साथ इसका जो प्रत्येक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल कैसे कहेंगे, इन 4 भुजाओं से घिरा हुआ जो आकृति होगी, यानी अंदर वाला जो भी एरिया है ये वाला, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल माना जाएगा। और जहाँ बात परिधि, परिमिति या पेरीमीटर की आएगी तो चारों भुजाओं का योग लिया जाएगा। और क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या होता है, चारों भुजाओं से घिरी हुई जो अंदर वाला भाग है वो इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। चौथा पॉइंट ये हो गया आपका। पांचवा पॉइंट आपका कि जो आपका आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, उसका प्रत्येक कोण, ईच एंगल, प्रत्येक कोण, ठीक है, जैसे इसको मैं ज़रा साफ कर देता हूँ, इसका जो प्रत्येक कोण होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हर एक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। 90 डिग्री के कोण को हम कहते हैं राइट एंगल सर, ठीक है, हिंदी में समकोण। आयत से जुड़ी हुई ये 4-5 पॉइंट आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। आयत क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल होती हैं, समान होती हैं और समांतर होती हैं। इसके अलावा जो परिमिति, परिधि, परिमाप यानी चारों भुजाओं का जो योग कर दिया जाता है, चारों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दिया जाता है, तो वो इसका परिमाप कहलाता है। क्षेत्रफल, भुजाओं से घिरा हुआ जो अंदर का भाग होता है वो क्षेत्रफल होता है। प्रत्येक कोण आयत का 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आगे की चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आयत के डायगोनल के बारे में, आयत के विकर्ण के बारे में, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इन्हीं से जो क्वेश्चन हैं आपके बनेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई आयत मैंने बनाया यहाँ पे ऐसे करके, ये आपका आयत हो गया। तो आयत के जो शीर्ष होते हैं, देखो इन्हें शीर्ष कहते हैं, जो कोने जो होते हैं, इसके कॉर्नर जो होते हैं इनको शीर्ष कहते हैं। किन्हीं भी दो शीर्ष को मिलाने पर जो रेखा नज़र आती है आपको, उसको कहते हैं हम विकर्ण। ये क्या है आपका, विकर्ण है, ठीक है। इसको कहते हैं हम डायगोनल, ठीक है। ये इसका विकर्ण है, डायगोनल है। विकर्ण से जुड़े हुए भी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज की बात कर लेते हैं जो हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले परिधि का, ठीक है, आयत की जो परिधि होती है, देखिए मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे जो फॉर्मूले बताऊंगा उनको आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे परिधि हमको निकालनी है, परिधि आपको याद होगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, परिधि का अर्थ है चारों भुजाओं का योग, ठीक है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो आयत है इसकी चारों भुजाएं समान तो होंगी नहीं, देखने पर ही आपको लग रहा होगा। तो मैंने मान लिया ये जो है इसकी लंबाई है, ठीक है, एल लेंथ, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक की इसकी चौड़ाई है ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। मैंने आयत के बारे में अभी बताया था, आयत की जो अपोजिट साइड होती हैं, आमने सामने की भुजाएं होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो जब ये एल है तो सर ये भी एल होगी, और ये बी है तो ये भी बी होगी, ठीक है। अब परिधि के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, परिधि किसे कहते हैं, आयत की चारों भुजाओं को जोड़ने पर जो नंबर आता है निकल करके वो क्या होता है, परिधि होती है, ठीक है। तो इनको सभी को जोड़िए, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो यहाँ पे जोड़ दिया हमने चारों भुजाओं को। अब यहाँ पे L है, यहाँ पर L है, तो मतलब ये 2L हो गया, और यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, तो ये 2B हो गया। दो दोनों में से कॉमन है तो L प्लस B, ठीक है। ये इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया सर, ठीक है। 2 गुणा, हिंदी में लिखें तो 2 गुणा L का मतलब है लंबाई और B का मतलब है चौड़ाई,
ठीक है। आयत का परिमाप, परिधि या पेरीमीटर आपको निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, परिधि आपकी निकल आएगी। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको इसको बना करके बता दिया। परिधि का मतलब चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। चारों भुजाओं की लंबाइयों को हमने जोड़ा, 2L और 2B, 2 कॉमन निकाल लिया, लंबाई प्लस चौड़ाई बची, यहीं से ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इसमें यूज होगा। क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल यानी एरिया। आयत का जो क्षेत्रफल होता है सीधा सीधा लंबाई और चौड़ाई का क्या कर दीजिए, गुणा कर देंगे। लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर जो निकल के आएगा वो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, परिधि हो गई, क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं विकर्ण के बारे में। विकर्ण मैंने ये वाला बताया था। अब इसमें से जो आकृति बन रही है विकर्ण बनाने पर, तो मैं इसमें से इसको साफ कर देता हूँ। ऊपर से इस तरह की आकृति आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज है। और त्रिभुज ये किस टाइप का त्रिभुज है, जब मैंने बताया था आपको कि आयत के चारों कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, उन्हीं में से एक कोण है भाई। यही हिस्सा तो लिया है हमने, केवल नीचे वाला ये वाला हिस्सा तो लिया है। हर कोण 90 डिग्री का था तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल उसको हम कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। समकोण त्रिभुज में, जैसे त्रिभुज भी हम पढ़ेंगे तो जब विस्तार से जानेंगे, लेकिन क्योंकि ये जो आयत का विकर्ण वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समकोण त्रिभुज से ही निकाला जाता है। तो नीचे वाली जो भुजा होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं सर आधार, और खड़ी हुई भुजा होती है इसको हम कहते हैं लंब, और कोण के सामने वाली यानी 90 डिग्री का कोण जहाँ पर बन रहा होगा उसके सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। आपने अगर 7th 8th का भी मैथ अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी ये चीज़ आपको बताई गई होगी, जहाँ के समकोण त्रिभुज क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, और कर्ण, आधार या लंब क्या क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें वैसे आपको पता होंगी। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। कर्ण जो है इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है, और इसमें भी देखे जाए तो जो डायगोनल है, ये कर्ण जहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये इस आयत का क्या है, विकर्ण है, डायगोनल है। समकोण त्रिभुज की जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर निकालने हैं यहाँ पर। जो हम देखो अभी मैं त्रिभुज के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर त्रिभुज है तो ये कर्ण है, लेकिन हमारे आयत के हिसाब से ये क्या है, ये विकर्ण है। ठीक है, यानी डायगोनल, डी से मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट्स में तो ये डी हो गया। तो डी अगर हमको निकालना होगा तो लंबाई प्लस आधार, आधार यहाँ पे क्या है हमारी, ये आधार जो है, आधार हमारी लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो एक L हो जाएगी, एक B हो जाएगी। ठीक है, L स्क्वायर B स्क्वायर। तो D की वैल्यू निकालनी है जब हमको, तो D पे स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर को हम यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी अगर हमको आयत का विकर्ण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर करके, वर्ग करके जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, आयत का विकर्ण मिल जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें ही आपको याद रखनी है, ज़्यादा इसमें गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि हम क्षेत्रमिति, परिधि, परिमाप से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। ज्योमेट्री लेवल पर हमको नहीं जाना है, ज्योमेट्री लेवल के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एग्जाम निकालना, ज्ञानी बनना, इन दोनों में फ़र्क होता है। आपको वो चीज़ें पढ़नी हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। बाकी का अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं यही सलाह दूंगा, जो आपका एग्ज़ाम की डिमांड है उसको पकड़िए, और उसके बाद में जो समय आपके पास बचता है उसे दूसरी चीज़ों में लगाइए जो आपको नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आयत का आपका कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में हम करते हैं अपने प्रश्नों की शुरुआत। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ें आप। क्वेश्चन पहला कह रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई इसकी 45 मीटर है। ठीक है, खेत की लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 45 मीटर है। 125 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत को घेरने में कितना खर्चा होगा। इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने हैं, और जितने प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सब UPSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, UPSSC बहुत सारी परीक्षाएं कराती है, और उसमें जिन परीक्षाओं में मैथ पूछा जाता है उन परीक्षाओं से लिए गए प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई
80 मीटर, चौड़ाई 45 मीटर। ठीक है, वैसे इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की दृष्टि से यहाँ पे बना दे रहा हूँ। लंबाई मैंने बताया था, ये लंबाई होती है, इसकी लेंथ होती है, ये 80 मीटर है, और चौड़ाई ये वाली जो ब्रेथ है इसकी, ये 45 मीटर है। अब क्या कह रहा है, इस पूरे खेत को घेरने का खर्चा निकलवा रहा है। घेरने का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा खेत जो होते हैं, खेत की सुरक्षा के लिए, जानवरों से बचाने के लिए उसके चारों ओर क्या लगा दिया जाता है, तार वगैरह लगा दिया जाता है, या बाड़ वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो जितना तार लगाया जाएगा या खेत को घेरा जाएगा, तो वो किसके बराबर होगी उसकी लंबाई। आप यहाँ से देखिए, किसके बराबर होगी उसकी लंबाई, आयत की चारों भुजाओं की लंबाइयों के बराबर होगी, यानी आयत की परिमिति के बराबर होगी। और कोई भी ऐसा प्रश्न आता है जिसमें किसी क्षेत्र को घेरने की बात की जाती है, चारों ओर तार लगाने की बात की जाती है, या चारों ओर बाड़ लगाने की बात की जाती है, तो वहाँ आप बिल्कुल ये समझ लें दिमाग में कि वहाँ परिमिति की बात हो रही है, वहाँ पर पेरीमीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो परिमिति का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, परिमिति का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी खेत को जब घेरा जाएगा तो कितना उसमें तार वगैरह या जो भी उसमें लगाया जाना है वो कितना लगेगा, जितनी आयत की परिमिति होगी, जितना आयत की चारों भुजाओं का योग होगा। तो इसको निकाल लेते हैं। लंबाई कितनी है 80 और चौड़ाई कितनी है 45। ठीक है, 2 × 80 और 45 आपके कितने हो जाएंगे, जोड़ करके 125 हो जाएंगे, और 125 का 2 में गुणा करेंगे तो 250। कितना आएगा ये, 250 मीटर आएगा। अब इससे हमें एक चीज़ पता चली कि जो आयत की चारों भुजाएं हैं, इनकी लंबाइयाँ जो हैं, और लंबाइयों का योग जो है वो 250 मीटर है। अब 1 मीटर का खर्चा कितना है, 1 मीटर तार वगैरह या कुछ लगाया जाना है, तो 1 मीटर का जो खर्चा है वो है 125 रुपये। ठीक है, 125 रुपये 1 मीटर लगाने का खर्चा है। तो कुल खर्चा सर कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 1 पेन 2 रुपये का आता है, 5 पेन कितने के आएंगे, 10 रुपये के आएंगे। 1 मीटर का खर्चा 125 है, तो 250 मीटर का खर्चा कितना होगा, सीधा सीधा इसमें क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0 आ जाएगा, 25 पंजे 125, 12, 25 दूनी 50, 60, 62, 2, 6, 25 1 25 और 1 6 31। तो ये 31,250 रुपये का खर्चा पूरे खेत को घेरने में आएगा। मैं आशा करता हूँ मैं बहुत स्लो लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत मतलब बेसिक लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, बिल्कुल बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। तो आप तो इतने परिपक्व होंगे ही, और जाहिर सी बात है आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ें पढ़ के आए होंगे, बस उसको रिकॉल करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने परिमिति के आधार पर कुल खर्चा निकाला। अब इसके बाद में अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत की लंबाई है 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है उसका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। सेंटीमीटर में अगर मापें दे रखी हों तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में माप दे रखी हों तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर में ही जहाँ पर स्क्वायर लग रहा हो समझ लीजिए क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है। तो लंबाई 15 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल इतना है, आयत की लंबाई बढ़ा करके इतने गुना कर दी जाती है, 1 सही 1/3 गुना कर दी जाती है। तो आयत का नया परिमाप क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लंबाई जो हमको दे रखी है सर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल हमको दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई हमको दे रखी है और क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। तो लंबाई हमको दे रखी है तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे देंगे। या फिर ऐसे देख लीजिए आप, क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल यहाँ से कितना दे रखा है 150। लंबाई कितनी है 15, बी यानी चौड़ाई ब्रेथ हमको पता नहीं है। जब बी निकालेंगे सर यहाँ से तो ये 15 है, दूसरी साइड में चला जाएगा तो भाग लग जाएगा 15 का 150 में, तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो चौड़ाई इसकी 10 आ गई, लंबाई इसकी 15 आ गई। अब क्या कह रहा है, जो आयत की लंबाई है उसको बढ़ा करके 1 सही 1/3 गुना कर दिया जाता है। किसको बढ़ाया जा रहा है, लंबाई को बढ़ाया जा रहा है, चौड़ाई में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो नई लंबाई, ठीक है, नई लंबाई कितनी हो जाएगी 15 दे रखा है, और 15 को कितना बढ़ाना है, 1 सही 1/3 गुना करना है इसको। तो 3 एकम 3 और 1 4/3। ठीक है, 4/3 गुना कर दिया, गुना का मतलब गुणा, 15 में 4/3 का गुणा,
3 से 15 5 बार हमने डिवाइड कर दिया, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो नई लंबाई आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर आ गई, चौड़ाई हमारी 10 सेंटीमीटर दे ही रखी है। परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है आयत का, अभी हम बात कर रहे थे आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई कितनी है आपकी 20, चौड़ाई कितनी है आपकी 10, 20 और 10 30, 30 का 2 में गुणा करेंगे 60 सेंटीमीटर आपका जो है परिमाप आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपकी समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। ये मत समझिएगा कि बहुत हल्के प्रश्न हैं, आपकी परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सीजीएल की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, उसमें इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यही फ़र्क होता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आपकी एग्ज़ाम की डिमांड है उसको आप पकड़िए। आपकी परीक्षा में जो पूछा जाना है, कौन सा लेवल है आपके एग्ज़ाम का, वो आपको पकड़ना है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर सीजीएल लेवल के क्वेश्चन करने लग जाएंगे, जैसे आयत है, आयत के तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, इसके मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ज्योमेट्री बेस्ड आपके में नहीं आने हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आपके में नहीं पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जैसा कि पिछले सालों से होता चला आ रहा है, लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में है आपका तीसरा प्रश्न। एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई 20 मीटर और 15 मीटर है, यानी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। दो चीज़ें निकालनी है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। देखिए, लंबाई L कितनी है 20, चौड़ाई ब्रेथ कितनी है 15। एरिया कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल मैंने बताया था लंबाई गुणा चौड़ाई, कुछ करना ही नहीं है। 20 गुणा 15, 15 दूनी 30, 300 किस में दे रखी है, माफ मीटर में दे रखी है, तो मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकल आया। विकर्ण की लंबाई निकालनी है। विकर्ण का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया था। ये आयत हो गया आपका, लंबाई इसकी कितनी है 20 है, चौड़ाई कितनी है 15 है, ये इसका डायगोनल हो गया विकर्ण। ठीक है, विकर्ण हो गया। तो ये जो है इसका विकर्ण है, इसको डी से डिनोट करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं, डी इसका विकर्ण हो गया। ये लंबाई चौड़ाई है। तो विकर्ण का मैंने फॉर्मूला बताया था, विकर्ण निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और उनको जोड़ करके उनका वर्गमूल निकाल देते हैं। ठीक है, डी बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400 और 15 का हो गया आपका 225। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 625 और 625 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा आपका 25। ठीक है, तो 25 मीटर जो है आपके विकर्ण की लंबाई है। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 13 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, अब की बार थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन। आयताकार मैदान की एक भुजा दे दी है उसने। ठीक है, लंबाई मान सकते हो इसको या चौड़ाई मान सकते हो, और विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, विकर्ण की लंबाई 13 मीटर दे रखी है, मैदान का क्षेत्रफल निकलवा रहा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका, ये आपका आयत हो गया, ये आपका आयत हो गया। आयत की विकर्ण जो है 13 मीटर लंबा है इसका, ये 13 मीटर का है, और एक भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर है। आप कोई सी मान सकते हो, दे तो नहीं रखा है उसमें कि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो आप कोई भी मान सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालना है हमको, तो फॉर्मूला वही है विकर्ण का, डी बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डी बराबर L स्क्वायर, यानी लंबाई तो हमको पता ही नहीं है। ठीक है, डी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, 13 दे रखी है, और बी स्क्वायर कितना है, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए। अब यहाँ से निकालेंगे तो दोनों साइड में स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, तब ये वर्गमूल यहाँ से हटेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इस साइड का स्क्वायर होगा तो 169 हो जाएगा, इस साइड का पूरी का स्क्वायर करेंगे तो ये वर्गमूल का जो चिन्ह है वो हट जाएगा, तो L स्क्वायर बचेगा और 25 बचेगा। ठीक है, L स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 169 में से 25 को घटा देंगे, कितना आएगा 144। अब 144 यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 144 के ऊपर इस रूट लग जाएगा, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। तो ये इसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। ठीक है, आयताकार भूखंड की लंबाई, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अब आपके पास दोनों चीज़ें हैं। देखिए, चौड़ाई 5 है, लंबाई ये है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया आपका L इंटू बी। ठीक है, यानी 12 इंटू 5,
60 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। सिंपल सी चीज़, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका आयताकार मैदान का परिमाप। ये रामबाण चीज़ें हैं, ये मान के चलना आपका जो परीक्षा है, लेखपाल का एग्जाम है, वहाँ पर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान से इनको समझते चलना। लगातार मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा और ज्योमेट्री की जितने भी चैप्टर हैं, आपके वृत्त मैंने कराई दिया, वृत्त आयत आज हो जाएगा आपका, फिर वर्ग हो गया, और जितने भी चतुर्भुज हैं, ट्राइंगल हैं, इसके साथ साथ अलजेब्रा के जो चैप्टर्स हैं उनको मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और एग्जाम से पहले डेफिनेटली आपकी जो सिलेबस है इसको मैं काफ़ी हद तक कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है सर 5:3। लंबाई चौड़ाई नहीं दे रखी है, लंबाई चौड़ाई में अनुपात दे रखा है और परिमाप दे रखा है। और मैदान का क्या निकालना है हमको? क्षेत्रफल निकालना है। जब अनुपात में कोई चीज़ें दे रखी हों तो अनुपात आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक में, जब आपने रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:3 दे रखा है। तो एल को हम मान सकते हैं 5x, ठीक है, और बी को मान सकते हैं हम 3x। अनुपात में कोई चीज़ें जब दे रखी होती हैं तो उनके साथ कोई बीजीय पद लेकर के उनको मान लिया जाता है। तो लंबाई 5x मान ली, चौड़ाई 3x मान ली। मैदान का परिमाप 480 मीटर दे रखा है, तो परिमाप हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, परिमाप हम कैसे लिखते हैं? परिमाप होता है 2 × L + B, यही तो होता है। और परिमाप कितना दे रखा है उसका? परिमाप दे रखा है 480, तो मैंने यहाँ 480 लिख लिया। और 2 × L की जगह पे कितना लिख दूंगा मैं? 5x, और B की जगह पे 3x लिख दूंगा। 2 ये गुणा में है, दूसरी साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 480, तो 240 बचेगा, और 5x 3x जोड़ करके 8x हो जाएंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 का भाग 240 में लग जाएगा, यानी 30 आ जाएगी x की वैल्यू। अब हमको निकालना है मैदान का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? सीधी सी बात, लंबाई और चौड़ाई की माप चाहिए होंगी। तो लंबाई कितनी थी? 5x थी, लंबाई 5x थी। x की वैल्यू हमको पता चल गई 30 यहाँ से, तो 30 यहाँ पे रखेंगे तो 30 के गुणा 5 पे करेंगे तो 150, और b निकालेंगे तो x की वैल्यू 30 रखेंगे यहाँ पे, 30 थी 90, ये हो गया। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा सर? एरिया कैसे निकलेगा? L × B, आपको पता ही है। तो 150 × 90, 15 नम्मा 135 और 2 0, ठीक है। काय में दे रखा है ये? मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन कर लिए। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां प्रश्न क्या है आपका कि एक आयताकार खेल का मैदान 70 मीटर और 50 मीटर आयामों का है। आयामों का मतलब 70 मीटर उसकी लेंथ है और 50 मीटर उसकी ब्रेथ है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है। और ये जो पूरा आयताकार खेल का मैदान है, ये 2 मीटर चौड़े रास्ते से या मार्ग से घिरा हुआ है। फर्श बनाने की लागत 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो रास्ते के फर्श की कुल लागत क्या होगी? सवाल को समझें। ये हो गया एक आपका आयताकार खेल का मैदान, ठीक है। ये आपका एक आयताकार खेल का मैदान है। अब इसके चारों ओर एक रास्ता है समान चौड़ाई का, ठीक है। इस तरीके की आकृति आपको यहाँ बनती हुई नजर आएगी। तो जो आयताकार खेल का मैदान है, इसकी जो आयाम हैं, लंबाइयाँ हैं, लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई इसकी आपकी 50 मीटर। इस आयताकार खेल के मैदान के चारों ओर का जो रास्ता है, हर जगह पर ये 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर चौड़ा है। सवाल क्या कह रहा है, क्या निकलवा रहा है, वो चीज़ देखें। ये तो हो गया आपका जो क्वेश्चन था, जो हमसे कह रहा था कि खेल का मैदान 70 मीटर 50 मीटर आयामों का है और इस मैदान के चारों ओर एक 2 मीटर लंबाई का रास्ता है। फर्श बनाने की लागत 100 रुपये वर्ग मीटर है, तो रास्ते के फर्श की कुल लागत क्या होगी? ये जो रास्ता है, ये वाला रास्ता, ठीक है, इस रास्ते पर हमको फर्श बनवाना है और 1 वर्ग मीटर एरिया में लागत कितनी आती है आपकी? 100 रुपये, ठीक है। तो इस पूरे रास्ते के क्षेत्रफल में फर्श लगाने की जो लागत होगी वो कितनी होगी? तो जनरल सी बात है, यहाँ पर जो लागत दे रखी है हमको 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दे रखी है, तो हमको रास्ते का क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल निकालना होगा। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको वृत्त में ही बताया था, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा उसका फंडा होता है कि ये पूरी आकृति है। इस पूरी आकृति में से अगर सर मैं इस वाली आकृति को, अंदर वाली जो आयत आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये पूरा आकृति हो गई टोटल, इस पूरी आकृति में से अगर मैं निकाल दूं अंदर वाली आकृति को,
इस आकृति को अगर मैं निकाल देता हूँ अंदर से तो केवल रास्ता बचेगा। तो यहीं पर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमको पूरा क्षेत्रफल निकालना है पूरे आयत का, और उसके बाद में मैदान का जो क्षेत्रफल है उसमें से घटा देना है, तो हमको रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा और उसी के आधार पर हम अपनी फर्श की लागत को भी निकाल सकते हैं। तो पूरे इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इसकी माप भी पता होनी चाहिए। हमें माप दे रखी है केवल अंदर वाले आपका जो क्षेत्रफल है, अंदर वाला जो आपका भाग है उसकी लंबाइयाँ दे रखी हैं। तो इसकी लंबाई 50 मीटर है और जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ 2 मीटर ये बढ़ा हुआ है, नीचे की तरफ भी 2 मीटर बढ़ा हुआ है, तो 2 और 2 4 मीटर बढ़ गया। 50 बीच वाला ये 50 है, ठीक है, 20 वाला 50 है और ऊपर 2 बढ़ गया, नीचे भी 2 बढ़ गया, तो कुल मिलाकर के ये 54 मीटर हो गया। इसी तरीके से ये वाली लेंथ इसकी 70 है, 2 इधर इंक्रीज़ हो गई, 2 इधर इंक्रीज़ हो गई, तो कुल मिलाकर के 74 मीटर ये जो हो गया, ठीक है। अभी पूरे आयत की लंबाई चौड़ाइयाँ कितनी आ गई, 74 मीटर और 54 मीटर, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पे मैं लिखूँगा रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा मैं, ये वाला क्षेत्रफल जो पूरा है, क्षेत्रफल आपको पता ही है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसमें से घटा दूंगा मैं अंदर वाले क्षेत्रफल को। अंदर वाला क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 70 गुणा 50, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिए इसकी, 74 गुणा 54 करेंगे तो 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 29, 5 चौक 20, 2 5 सत्ते 35 और 2 37, 6 9 7 2 9 3 39 96, ठीक है, 3996 माइनस ये हो जाएगा आपका 3500। इसको इसमें से घटा देंगे, 6 बचेगा, 9 बचेगा, 9 में से 5 लगेंगे 4 बचेगा, 496 आपका जो है वर्ग मीटर इसका एरिया आ गया। किसका एरिया आया है, ये रास्ते का एरिया आया है। अब 1 मीटर स्क्वायर की लागत, 1 मीटर स्क्वायर की लागत 100 रुपये है, ठीक है। तो कुल लागत इसकी क्या हो जाएगी, कुल लागत निकालेंगे तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, यानी 49600 रुपये, इतने रुपए लगेंगे रास्ते का फर्श बनाने के लिए, ठीक है। और इस तरीके का सवाल 100% हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आयत की परिसीमा। परिसीमा भी परिमाप ही बात कर रहा है, वो केवल कंफ्यूज करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। परिसीमा का मतलब भी है आपका परिमाप, परिमाप की बात हो रही है, परिधि की बात हो रही है। तो आयत की परिसीमा 50 मीटर है, लंबाई चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है। देखिए यहाँ पे ये आपको समझना है, लंबाई चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर चीज़ों को कैसे मानते हैं हम, लंबाई चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर आप देखिए कौन सी चीज़ से कंपेयरिंग की जा रही है, चौड़ाई से कंपेयरिंग की जा रही है, चौड़ाई से अधिक है। तो सबसे पहले हम चौड़ाई को मान लेते हैं कुछ, ठीक है। आयत की चौड़ाई हमने मान ली x, तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई हमारी x थी, तो लंबाई इससे 13 अधिक कर देंगे, 13 जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है, मीटर। अब कह रहा है आयत की परिसीमा 50 मीटर है। परिसीमा मतलब परिधि, परिधि कितनी है आयत की, परिधि है 50 मीटर। और परिधि का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 50 रख देंगे, ठीक है। 2 इंटू लंबाई कितनी है x प्लस 13 और प्लस चौड़ाई कितनी है x बराबर 50, ठीक है। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड कर देगा 50 को, x और x यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2x हो जाएंगे प्लस के 13 और 2 से भाग लग जाएगा 50 में 25, ठीक है। 2x बराबर 13 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, प्लस की है माइनस की हो जाएगी, यानी 25 में से 13 घट जाएंगे, 12 बचेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। निकलवा क्या रहा था, क्षेत्रफल निकलवा रहा है। क्षेत्रफल के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्षेत्रफल की लिए हमको लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। x की वैल्यू हमने निकालनी है तो इसका मतलब है चौड़ाई हमारी 6 हो गई और x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 13 और 6 19, लंबाई आपकी 19 हो गई। तो 19 इंटू 6, 19 6 114 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, ठीक है। अनुपात वाला अभी मैंने क्वेश्चन आपको कराया ही था। आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, तो इसकी लंबाई हम मान लेंगे 3x और चौड़ाई मान लेंगे 2x।
एक व्यक्ति बाग के चारों ओर साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, जैसे ये कोई आयताकार भाग है, एक व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और ऐसे करके इसके परिधि के चारों ओर एक चक्कर लगा देता है। कितनी देर में लगा देता है? 12 मिनट में एक चक्कर लगा देता है और साइकिल से जो उसकी चाल है वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है हमको, उस आयताकार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चाल जो है उसकी चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमारी जो माप है वो हमको जैसे यहाँ पे मिनट में दे रखा है, हमें मीटर में निकालना है इसको। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से पहले इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब सर्किल पढ़ रहे थे तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 से काटेंगे इसको 6 बार और 3 से काटेंगे इसको 5 बार, तो 25/6 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी क्या हो गई? चाल हो गई सर। ठीक है, अब दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी कौन सी? साइकिल के द्वारा कौन सी दूरी चली जा रही है? साइकिल से चक्कर लगा रहा है वो इस आयताकार भाग की परिधि के चारों ओर। एक चक्कर लगाना में 12 मिनट ले रहा है। ठीक है, 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो फिर एक चक्कर लगाने में कितना चलेगा? जितनी इसकी टोटल परिधि होगी, परिमिति होगी आयत की, उतना ही तो चलेगा 12 मिनट में। तो दूरी वही निकाल रहे हैं। तो दूरी का मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? ये परिधि है। ठीक है, परिधि निकाल रहे हैं। तो चाल कितनी है इसकी? 25/6 गुणा समय कितना है? 12। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमने चाल को मीटर प्रति सेकंड में निकाला है, लेकिन हमारा जो समय दे रखा है मिनट में दे रखा है, तो इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 12 मिनट में कितनी हो जाएंगी? 12 का गुणा कर देंगे, 60 का गुणा कर देंगे। 6 से 12 को 2 बार काट दिया, 25 दूनी 50 हो गए, इंटू 60, 6 पंजे 30, 3000 मीटर। ठीक है, जो इसकी दूरी आ गई वो कितनी आ गई? 3000 मीटर। यानी बाग की जो परिधि आ गई, इतना ही तो चला है वो साइकिल से। ठीक है, आप ये मत समझे परिधि का फॉर्मूला कुछ और होता है, मैंने यहाँ पे निकाला है, लेकिन वो जिस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है वो चाल के हिसाब से निकलवा रहा है उसको, तो उसी हिसाब से। और सीधी सी बात है, व्यक्ति जब चक्कर लगा रहा है बाग के चारों ओर, तो परिधि का चक्कर लगा रहा है, और एक चक्कर लगाने में वो कितना चलेगा? साइकिल सवार के द्वारा एक चक्कर लगाने में चलेगी दूरी कितनी होगी? जितनी बाग की परिधि होगी। तो परिधि हमने निकाल ली यहाँ पर 3000 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ हमको दे रखी हैं। क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? क्षेत्रफल होता है ये 3000 क्षेत्रफल निकलवा रहा है। ये हमने परिधि निकाली है। परिधि क्या होती है आपकी? ये हमने परिधि निकाल ली 3000। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 5x, 3000, 5x बराबर 2 का इधर भाग दे देंगे तो लगभग 1500, और फिर 5 का भाग लगेगा तो 300। ठीक है, x की वैल्यू 300 आ गई। x की वैल्यू निकल आई तो l की वैल्यू निकल आएगी और b की वैल्यू निकल आएगी। तो l बराबर कितना हो गया? 300 की वैल्यू यहाँ पे रखो, 300 3 900, और b की वैल्यू कितनी हो गई? 300 रखेंगे x की जगह पे तो 600। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों का गुणा कर दो, 54,000,000। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन अपना। 9वां क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 20% घटाई जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या चेंज होगा? इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। 9वां क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 20% घटाई जाती है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ऐसे प्रश्न आपने लाभ हानि वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी पढ़े होंगे, परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी पढ़े होंगे। सीधी सी बात देखिए, इसका मैं बेसिक तरीका भी बताऊंगा और एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है इसका, कि अगर किसी चीज़ की लंबाई में उतना ही प्रतिशत वृद्धि की जाए और चौड़ाई में उतनी ही प्रतिशत कमी की जाए, मतलब कमी और वृद्धि समान हो परसेंटेज में, तो इस कंडीशन में हमेशा हानि होती है। ठीक है, और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रतिशत हानि। ऐसे सवालों में हमेशा हानि या कमी होती है। ठीक है, हानि या कमी ही देखने को मिलती है, और वो कैसे निकालते हैं? x² बट्टे 100%। ठीक है, x² का मतलब क्या है कि दोनों वैल्यूएं समान होती हैं,
आपकी लंबाई 20% घटाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, और चौड़ाई 20% घटाई जा रही है, यानी दोनों ही वैल्यूज़ कैसी हैं, समान हैं। 20% है तो x क्या है, वही परसेंटेज वैल्यू होती है। तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, नीचे 100 है, 20 का स्क्वायर हो गया अपना 400, 100 4 बार कट गया, 4% की कमी होगी क्षेत्रफल में। एक तो तरीका ये है। अगर आप कहेंगे अगर आप ये याद नहीं रखे तो बेसिक चीज़ें याद रखो, बेसिक चीज़ें सबसे बढ़िया होती हैं। बेसिक चीज़ अगर आपको याद होगी तो आपको कोई फॉर्मूला याद ना भी हो तब भी आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बेसिक तरीका लेके चलता हूँ। आयत की लंबाई मैंने मान ली x और चौड़ाई मैंने मान ली y, ठीक है, या फिर L और B के हिसाब से ही कर सकते हैं। मैंने लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल हो जाएगा xy, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब क्या हुआ, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया, तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, 20% इसको बढ़ाइए, x गुणा 120/100, ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20% इसको घटा देंगे तो y गुणा 80/100, ठीक है। 100 में से तो घटा के लिखते हैं, परसेंटेज का मतलब है कि वृद्धि हो रही है तो 100 में उसको प्लस कर दीजिए, कमी हो रही है तो 100 में से उसको लेस कर दीजिए। तो नई लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ ये निकल आई। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा, इन सभी का गुणा कर दो, देखो XY, ठीक है, इंटू 12 8 96 और 00 हो जाएगा पीछे, नीचे 10,000 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो पहला क्षेत्रफल ये रहा, दूसरा क्षेत्रफल ये रहा। देखिए ऊपर का नंबर छोटा है 9600, नीचे का नंबर बड़ा है 10,000, इसका मतलब है ये संख्या 1 से छोटी है, ठीक है, 1 से छोटी है यानी कमी हुई है। पहले ये इतना था और ये जो है संख्या छोटी है तो इसमें कमी हुई है। तो कमी कैसे निकालेंगे, प्रतिशत कमी, इसमें से इसको घटा करके प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ XY माइनस 9600 XY बटे 10,000, ठीक है। LCM लेंगे तो 10,000 XY और 10,000 XY में से 9600 XY घटाएंगे तो 400 XY बचेंगे, 400 XY बट्टे नीचे क्या आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो ये तो हो गई कमी, और प्रारंभिक मात्रा पे हमेशा कमी निकाली जाती है। तो प्रारंभिक मात्रा इसकी कितनी थी, XY थी, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। XY से XY कैंसिल हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 कट गए, क्या बचा, केवल 4%, ठीक है। ये इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, केवल मैंने आपके समझाने की दृष्टि से इसको बताया है। बाकी अगर इस टाइप का सवाल आपको आता है कि उतनी ही कमी हो रही है और उतनी ही वृद्धि हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा कमी होती है, हानि होती है, और उसको इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 9वां हो गया। अब इसके बाद में 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, 10वां क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार लॉन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x तथा y है, ठीक है, तथा यह 2 मीटर चौड़े पथ से घेरा हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयताकार लॉन है, ठीक है, कोई भी आयताकार लॉन है, इसकी लंबाई x है, चौड़ाई y है, ठीक है। इसको अंदर लिख देता हूँ क्योंकि बाहर रास्ता बनाना पड़ेगा। XY इसकी लंबाई और चौड़ाई है, 2 मीटर चौड़े रास्ते से ये घिरा हुआ है। अभी मैंने बताया था, सेम वही कॉन्सेप्ट है। इस तरीके का सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, कहीं भी ले लो, यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर है। तो इसका जो पथ है, रास्ता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने बताया था सबसे पहले हमको पूरी आकृति जो दे रखी है उसकी मापें निकालनी है। ये लंबाई y है, तो y में 2 ऊपर बढ़ गया, 2 नीचे बढ़ गया, तो ये y+4 हो गया। ऐसे ही ये वाली लंबाई x है, x में देखिए इस साइड में 2 की वृद्धि, इस साइड में 2 की वृद्धि, तो ये x+4 हो गया। अब हमें पथ का क्षेत्रफल निकालना है, पथ का क्षेत्रफल निकालना है या रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पूरी आकृति के क्षेत्रफल में से अंदर वाली जो आकृति है इसके क्षेत्रफल को हम घटा देते हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आता है। तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरी आकृति की लंबाई x+4 है, तो x+4 इंटू y+4, ठीक है। ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो गया। इसमें से लेस कर देंगे अंदर वाले क्षेत्रफल को। अंदर वाला क्षेत्रफल कितना है आपका, xy, ठीक है, लंबाई चौड़ाई xy तो है अंदर। अब इसको कैलकुलेट कर लो, x का गुणा y में करेंगे xy, x गुणा 4 में करेंगे 4x, 4 का गुणा y में करेंगे 4y, और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16, माइनस xy यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लस xy से माइनस xy कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4x + 4y + 16, ठीक है। ये इसके पथ का क्षेत्रफल जो है हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्ष की लंबाई चौड़ाई का अनुपात
ये प्रश्न भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो दो टाइप के प्रश्न जो हैं वो आपको इसमें से विशेष रूप से याद रखने हैं। एक तो ये रास्ते वाला क्षेत्रफल, जो रास्ता चारों ओर किसी आयताकार भूखंड के चारों ओर जो रास्ता बनाता है उस रास्ते का क्षेत्रफल वाला प्रश्न, और एक जो मैं बता रहा हूँ आपको चार दीवारों वाला जो क्षेत्रफल, चार दीवारों के क्षेत्रफल वाला जो क्वेश्चन आता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दो टाइप के प्रश्न इसमें से विशेष रूप से आपको याद रखने हैं, ठीक है। 11वां है, एक कक्ष की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो लंबाई L बराबर मैं मान लूँगा 3x, चौड़ाई B बराबर मान लूँगा मैं 2x, क्योंकि अनुपात दे रखे हैं। छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए है, आप किसी न किसी कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, आप अपने ऊपर ज़रा नज़र करिए, छत का क्षेत्रफल, जितनी छत की लंबाई चौड़ाई है उतनी ही आपका जो फर्श होगा नीचे वाला कमरे का, उसकी भी लंबाई चौड़ाई उतनी होगी। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है, यानी कमरे का जो फर्श है उसकी क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल समान होता है। अब ये मत कह देना कहीं कि छत अलग तरीके की बनी होती है और फर्श अलग तरीके का बना होता है, ठीक है। देखिए मतलब चारों आप नज़र डाल के देखिए, मैं भी जिस कमरे में आपको पढ़ा रहा हूँ उसका जो फर्श है नीचे वाला, जितना फर्श की विमाएँ होंगी, जितनी फर्श की लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ हैं उतनी ही छत की लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ हैं, ठीक। तो ये सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए छत का क्षेत्रफल दे रखा है हमको 600 वर्ग मीटर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको 1500 मीटर स्क्वायर दे रखा है, कक्ष की ऊँचाई आपसे निकलवा रहा है, ठीक है। तो कक्ष की लंबाई चौड़ाई का अनुपात मैंने यहाँ पे लिख दिया, लंबाई 3x मान ली, चौड़ाई 2x मान ली। छत का क्षेत्रफल एरिया, ठीक है, एरिया कितना दे रखा है आपको 600 मीटर स्क्वायर। अब एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 3x गुणा 2x बराबर 600। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6x, x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। यहाँ से 6 का भाग दे देंगे, इसमें 100 आ जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 100 का वर्गमूल 10। x की वैल्यू 10 आ गई, तो इससे हम अपनी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ निकाल सकते हैं। 10 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो लंबाई 30 हो जाएगी आपकी, और 10 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो चौड़ाई आपकी 20 हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई क्लियर। अब इसके बाद में एक और चीज़ दे रखी है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया नहीं है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा इसको। 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये 4 दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब इसके बाद में इनकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। 2 गुणा लंबाई हमने निकाली है 30, चौड़ाई हमने निकाली है 20, ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो ऊंचाई को रखे रहने देंगे ऐसे ही। 30 और 20 ये हो गया आपके 50, 50 दूना हो गया आपका 100 गुणा h बराबर 1500, और h की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से इसको भाग दे देंगे तो 15 आ जाएगा। 15 मीटर आपकी जो है श्रोता कक्ष की जो है, कक्ष की क्या हो जाएगी, आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद में 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है 40 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर है, यानी पत्थर जो लगाया जाना है उसकी लंबाई 6 डेसीमीटर, चौड़ाई 5 डेसीमीटर है। तो ऐसे कितने पत्थर जो है उस बरामदे में लग जाएंगे, ठीक है। पत्थरों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो हमको जब पत्थरों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले हमें उस बरामदे का क्षेत्रफल निकालना होगा जिस बरामदे में ये पत्थर लगाए जाने हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, तो बरामदे की लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है 40 मीटर और 15 मीटर। तो बरामदे का क्षेत्रफल, ठीक है, बरामदे का क्षेत्रफल, लंबाई 40 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 15, ठीक है। 600 गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये बरामदे का क्षेत्रफल हो गया। इस क्षेत्रफल में हमको 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर वाले पत्थर लगाने हैं, उन पत्थरों की हमको संख्या निकालनी है। प्रत्येक पत्थर का आकार, ठीक है, आकार या क्षेत्रफल कितना है 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर। ध्यान देने की बात यह है कि हमारा जो क्षेत्रफल दे रखा है मीटर में दे रखा है, पत्थरों की जो माप दे रखी है वो डेसीमीटर में दे रखी है। तो सारी चीज़ें जो है एक ही यूनिट में होनी चाहिए। डेसीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। और जो भी मापों वाला जो एरिया निकालने वाली जितनी भी मापें होती हैं या एरिया निकालने वाली जितनी भी यूनिट्स होती हैं, उनका मैं ग्राम समाज विकास में एक वीडियो डाला था। मैंने उसमें सारी जितनी भी यूनिट्स थी उनके बारे में आपको बताया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर में सर होते हैं 10 डेसीमीटर, ठीक है। तो मीटर से अगर हमको डेसीमीटर में चेंज करना होगा तो हम गुणा करेंगे 10 का, लेकिन डेसीमीटर से मीटर में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे 10 का।
मापों को चेंज कैसे करते हैं कि अगर हमें बड़ी माप से छोटी माप में चेंज करना है तो हमेशा उसका गुणा होगा, और अगर छोटी माप से बड़ी माप में हमको कन्वर्ट करना है तो हमेशा उस स्थिति में भाग देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको डेसीमीटर से माप को चेंज करना है मीटर में, और हम जानते हैं कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो ये 6/10 हो जाएगा गुणा 5/10 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, तो इसका जो एरिया आ जाएगा 3/10 मीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका है सर? ये एरिया है आपका एक ईंट का। ठीक है, एक ईंट या पत्थर जो भी है उसका ये एरिया है। तो पत्थरों की संख्या कैसे निकालेंगे? पत्थरों की संख्या निकालेंगे हम बरामदे का क्षेत्रफल, और बरामदे के क्षेत्रफल में हम प्रत्येक पत्थर के यानी एक पत्थर का जो एरिया है उसका भाग दे देंगे। ठीक है, पत्थर का क्षेत्रफल, तो बरामदे का क्षेत्रफल है आपका 600, और उसमें हमको भाग देना है 3/10 का। तीसरा नंबर हमेशा ऊपर पहुंचता है, 600/3 गुणा 10 ऊपर पहुंच जाएगा। 3 से 600 को काटेंगे 200 बार, और 200 का 10 में गुणा करेंगे तो 2000 पत्थर जो है इस बरामदे में लगा दिए जाएंगे। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न है 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। छोटा सा प्रश्न है लेकिन ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये आयत है आपका, इसकी लंबाई है आपकी 18 और चौड़ाई है इसकी 14। अब पूछ रहा है कि इस आयत के अंदर एक सबसे बड़ा सर्किल जो खींचा जा सकता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब अपने स्तर से इसमें एक वृत्त हम खींचते हैं। ठीक है, तो जब 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के अंदर जब कोई वृत्त खींचा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी ऊपर और नीचे वाली दोनों भुजाएं हैं इनको स्पर्श करेगा, इनको स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है, इनको स्पर्श इसलिए नहीं करेगा कि आप, ये बड़ी कॉमन सी बात है, अगर इनको स्पर्श कराएंगे तो इस तरीके का वृत्त थोड़ी बनेगा, ये वृत्त का आकार थोड़ी है। ठीक है, तो ऊपर और नीचे वाली भुजाओं को स्पर्श करेगा। अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए मैंने ये इस वृत्त का सेंटर हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल लंबाई कितनी है? जितनी आयत की चौड़ाई है। ठीक है, आयत की चौड़ाई 14 है, तो इसका मतलब है वृत्त का व्यास जो होगा, वृत्त से संबंधित चीज़ों को मैं पिछली क्लास में क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, वृत्त का व्यास जो होगा वो होगा 14 होगा। तो जो त्रिज्या होगी इसकी, रेडियस हमेशा व्यास की आधी होती है, तो 14 की आधी कितनी हो जाएगी? 7। तो 7 सेंटीमीटर जो है इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। जब त्रिज्या हमको पता चल गई तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 7। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। 7 से 49 को काट देंगे 7 बार, और 22 7 154 किस में दे रखा है? मापें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है एक 18 सेंटीमीटर लंबे 14 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार आकृति के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। बोर्ड की लंबाई जो है, बोर्ड की लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। मैंने हमेशा बताया था आपको कि जिस चीज़ से ज़्यादा, जिस चीज़ से कम, जिसका जितना गुना, इस तरीके की सिचुएशन होती है तो उसी चीज़ को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो चौड़ाई से तुलना की जा रही है, चौड़ाई से अधिक है तो चौड़ाई को मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चौड़ाई को कुछ मान लेता हूँ, माना चौड़ाई x सेंटीमीटर, तो लंबाई अपने आप निकल आएगी। लंबाई कितनी है? चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, चौड़ाई हमारी x है, तो x से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गई। ठीक है, x + 8 हो गई। अब कह रहा है कि लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, मतलब क्षेत्रफल में कोई भी चेंज नहीं होता। तो पहले इस केस में क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, इस केस में क्षेत्रफल जो निकलेगा, उसके बाद में इसमें चौड़ाई में हमारी वृद्धि हो जाएगी, चौड़ाई में कमी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की, और लंबाई में हमारी वृद्धि हो जाएगी 7 सेंटीमीटर की। तो दोबारा जो नई लंबाई और चौड़ाई आएंगी उनसे जो क्षेत्रफल निकालेंगे, और ये वाला जो क्षेत्रफल निकलेगा, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। यही सवाल में कह रहा है और बोर्ड की लंबाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो नई लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। नई लंबाई में क्या कह रहा है? लंबाई में 7 की वृद्धि करनी है। लंबाई हमारी x + 8 है, तो अब x प्लस कितनी हो जाएगी? 7 और जोड़ देंगे तो इसमें
15 और नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी? नई चौड़ाई में क्या करना है हमको? चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी करनी है, तो x में से 4 घटा देंगे इतनी। ये आपकी पहली वाली मापें हैं, ठीक है। और ये जो है वृद्धि या कमी करने के बाद में जो दूसरी वाली मापें आई हैं ये हैं। अब एक क्षेत्रफल इससे निकालेंगे हम और एक क्षेत्रफल इससे निकालेंगे, दोनों को हम बराबर रख देंगे क्योंकि यही सवाल में कह रहा है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का गुणा। तो इसका और इसका गुणा कर देंगे, x × x + 8 और बराबर में लिख देंगे x + 15 और x - 4, ठीक है। ये कंडीशन सवाल के आधार पर हमने लिखी है। अब इसका गुणा करेंगे तो x² + 8x। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, x का x में x², x का 4 में करेंगे -4x, 15 का x में करेंगे तो 15x और 15 का -4 में करेंगे तो -7। दोनों साइड में x² है, कट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15x -4x तो +11x बचेंगे। +11x में से इधर इसको ले जाएंगे 8x को तो घट जाएगी तो 3x बचेंगे, ठीक है। और -60 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो +60 हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ से हमारी 20 निकल करके आ जाएगी, ठीक है। बोर्ड की लंबाई पूछ रहा है। बोर्ड की लंबाई कितनी थी? पहले आपने देखी थी x + 8 थी, तो लंबाई में x की वैल्यू रख दो। यहाँ पे x की जगह पे 20 रख देंगे तो 20 और 8 कितने हो जाएंगे? 28 सेंटीमीटर जो है आपकी बोर्ड की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में 15वां प्रश्न है आपका। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से कैसी है? दुगनी है। और मैंने जैसा कि मैं बताता जा रहा हूँ, जब भी इस तरीक़ा का प्रश्न आता है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, अधिक है, कम है, तो आप उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट दीजिए। मैंने देखा है कि बहुत से जैसे कह सकते हैं, जिसको अगर थोड़ा सा मैथ में कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो वो ये मानता है कि मानेंगे कैसे हम, लंबाई को x माने या चौड़ाई को x माने, इस तरह की समस्या आती है। तो आपको बस एक ही चीज़ देखनी है कि देखिए इसमें क्या कह रहा है, आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। किससे दुगनी है? किससे 3 गुनी है? किससे कम है? किससे ज़्यादा है? उसी चीज़ को आप पकड़ लीजिए। चौड़ाई से दुगनी है तो चौड़ाई को मान लीजिए, ठीक है। चौड़ाई को मान लेंगे हम x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है। चौड़ाई x है तो इससे 2 गुनी मतलब 2 का गुणा कर दिया। अब लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में 75 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। सवाल वही है, बस उसमें क्या था, अभी जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें क्या था, इसमें क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। और इसमें क्या है, जो भी हम कर रहे हैं, इसमें क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चीज़ें वही हैं। तो नई लंबाई और नई चौड़ाई लिख लीजिए। नई लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी, लंबाई हमारी 2x है, इसमें 5 सेंटीमीटर की कमी कर दी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी, यानी x में 5 की वृद्धि कर दी, ठीक है। तो ये 2 सिचुएशन हो गई आपकी, एक लंबाई चौड़ाई ये रही आपकी और एक लंबाई चौड़ाई ये रही, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो दूसरा वाला क्षेत्रफल आएगा, यानी लंबाई में 5 की कमी और चौड़ाई में 5 की वृद्धि करने के बाद में जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जा रहा है, मतलब ये क्षेत्रफल जो है ये ज़्यादा आ रहा है और ये कैसा है, कम है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। तो अब ज़्यादा वाले में से कम घटाएंगे तभी तो ये वाला वैल्यू निकल के आएगा 75 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 सेंटीमीटर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो निकालिए क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2x - 5 और x + 5 ये इसका क्षेत्रफल होगा। इसमें से माइनस कर दीजिए ये वाला क्षेत्रफल, 2x × x बराबर कितना आना चाहिए हमारा, 75 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करिए, 2x का x में 2x², 2x का 5 में करेंगे तो 10x, -5 का x में करेंगे तो -5x और -5 + 5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -25, ये -2x² हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। देखिए -2x² से +2x² कैंसिल हो जाएंगे, 10x में से 5x घटाएंगे तो 5x बचेंगे, -25 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस का 75 पहले से है तो 75 और 25 100 हो जाएंगे। x की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। पूछ क्या रहा है, आयत की लंबाई क्या होगी। आयत की लंबाई कितनी थी हमारी, 2x थी, ठीक है। तो 2x में x की ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे तो 20 दूनी कितनी हो जाएगी, 40। तो लंबाई कितनी आ गई आपकी, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 15 मीटर लंबा कमरा है और इसमें 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्चा
₹49 प्रति मीटर की दर से, यानी 1 मीटर जो दरी बिछाई जाती है उसका खर्चा है आपका 49 रुपये प्रति मीटर की दर से 5,880 रुपये है। ठीक है, तो कमरे की चौड़ाई क्या होगी? अब देखिए 1 मीटर दरी बिछाने का खर्चा है आपका 49 रुपये, ठीक है, और टोटल खर्चा है आपका 5,880। तो ध्यान देने की बात है, ये जो 5,880 है ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? देखिए जो खर्चा मांगा जा रहा है वो किसके आधार पर है? लंबाई के आधार पर, 49 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, तो 49 गुणा दरी की लंबाई। ठीक है, समझ रहे हैं? 49 रुपये प्रति मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्चा इतना है, तो 49 गुणा दरी की लंबाई। तो दरी की जो लंबाई निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 49 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 49 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 120। 49 से 5,880 को हम डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा। तो 120 क्या है? ये किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में। 120 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ देखिए, जो कमरे का क्षेत्रफल है, देखो दरी किस में बिछाई जानी है? मान लीजिए ये कमरा है, दरी किस में बिछाई जानी है? इसी कमरे में तो बिछाई जानी है। तो दरी का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही किसका क्षेत्रफल होगा? कमरे का क्षेत्रफल होगा। जाहिर सी बात है। ठीक है भाई, कमरे के अंदर दरी बिछाई जा रही है तो ऐसा तो नहीं है दरी दीवारों को तोड़ करके बाहर निकल जाएगी। कमरे के अंदर ही रहेगी दरी, और पूरे कमरे में हमको दरी बिछानी है, तो कमरे का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही किसका क्षेत्रफल होगा? दरी का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? दरी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो कमरे का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? दरी की लंबाई हमको पता चल गई 120 सेंटीमीटर, और दरी की जो चौड़ाई है वो 75 सेंटीमीटर है। तो 120 इंटू कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, 120 इंटू 75 ये कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन कमरे की लंबाई जो है वो क्या में दे रखी है? मीटर में दे रखी है। ठीक है, तो या तो आप इनको सेंटीमीटर में ही रखे रहने दीजिए, बाद में निकाल लेंगे तो उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, या फिर ऐसा करिए कि इन दोनों चीज़ों को जो हमने निकाली हैं, लंबाई और चौड़ाई, इनको हम किस में चेंज कर लेते हैं? मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 120/100 और 75 एक सेकेंड, गलत तो नहीं हो गया? हाँ, ये मीटर है, सॉरी, ये मीटर है यहाँ पे, तो ये मीटर में ही रहेगा। और 75 जो सेंटीमीटर दे रखा था इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 से 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काट देंगे कितनी बार? 30 बार। तो 30 गुणा 30 में करेंगे तो 90। ठीक है, 90 वर्ग मीटर ये इसका क्षेत्रफल आ गया कमरे का। अब ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए? लंबाई गुणा चौड़ाई की। लंबाई जो है कमरे की कितनी है? लंबाई है कमरे की 15, चौड़ाई हमको पता नहीं है, क्षेत्रफल अब b निकालेंगे। चौड़ाई है कमरे की कितनी निकालेगी? 15 का भाग दे देंगे 90।